Hello and welcome to SPM IS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session and today we will be taking up topic number 281 to 300. So before we proceed एक दो बातें मैं बता दूं. देखिए आज का सेशन थोड़ा डिले हो गया क्योंकि हमारे एंड से थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ थे. न्यूज़पेपर भी मुझे 2-3 बार रिकॉर्ड करना पड़ा. और दूसरी बात, कल संडे है फिर भी हमारा ये करंट अफेयर सेशन होगा. भले 10 ही टॉपिक लूँ, मैं 15 टॉपिक से लूँ, मतलब सेशन शॉर्ट ही रखूँ, बट फिर भी कल करंट अफेयर सेशन होगा. सिंस अब एग्ज़ाम का डेट आ चुका है तो अब एक भी दिन रिलैक्स करना ठीक नहीं है. चलिए, तो टॉपिक नंबर 281 इज़ अबाउट उड़ान स्कीम. उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम. इसमें कैसा है कि जो भी ऐसे रूट्स हैं, फ़्लाइट रूट्स जो अनकनेक्टेड हैं, जहाँ पे अभी फ़्लाइट्स नहीं है, वहाँ पे फ़्लाइट्स उड़ाने के लिए ये स्कीम लाया गया है. ये वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम होगा. मतलब इसमें फ़्लाइट ऑपरेटर्स को, एयरलाइन ऑपरेटर्स को बोला जाए कि आइए आप फ़्लाइट चलाइए इस एरिया में. और अगर मान लीजिए कि एयरलाइन ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि नहीं सर इतना खर्चा तो हम नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत खर्चा सरकार अपने तरफ से मिला देगी. तो वो होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, कि भाई जो कोई प्रोजेक्ट है वो अगर मान लीजिए कि मॉनेटरी सेंस में वायबल नहीं हो रहा है किसी कंपनी के लिए, तो थोड़ा मॉनेटरी सपोर्ट दे देती है सरकार ताकि उस प्रोजेक्ट को वायबल बना दे. इसी को कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोजेक्ट. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ PPP टाइप प्रोजेक्ट. और इसमें जो भी अलग अलग एयरलाइन ऑपरेटर्स को मान लीजिए अलग अलग रूट पे बोला जाए कि भाई आप बताओ सिलचर से डिब्रूगढ़ कौन फ्लाइट उड़ाएगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ. तो जो बिडर सबसे सस्ते रेट में कोट करेगा कि भाई मैं सर उड़ाऊँगा इस रूट पे सस्ते दाम पे फ़्लाइट, मतलब रिवर्स बीडिंग होगी. जो सबसे सस्ता कोट करेगा उसको वो रूट दे दिया जाएगा 3 साल के लिए. लेकिन फिर कैसा है कि उसमें कैपिंग होगी कि जो भी वो अपना फ़्लाइट है उसका कम से कम 50% सीट का दाम वो 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकता एक टिकट का. मतलब कम से कम 1 घंटे की जर्नी या 500 किलोमीटर से कम डिस्टेंस वाली जर्नी में वो अपने एक टिकट का दाम 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकता. ये सब कुछ कंडीशंस रखे गए हैं इन उड़ान स्कीम. तो सीधी बात है, जिस एरिया में फ़्लाइट्स नहीं है वहाँ पे फ़्लाइट चलाने के लिए वो भी सस्ते दामों पे उड़ान स्कीम लाया गया है. इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 282 इज़ अबाउट माउंट सिनाबंग वोल्केनो. तो माउंट सिनाबंग देखिए, ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का. उसके इस नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे माउंट सिनाबंग है. पिछले 400 सालों से यहाँ पे डॉर्मेंट वोल्केनो था, लेकिन एकाएक से ये एक्टिव हो गया और इरप्ट हो गया. इस कारण से ये न्यूज़ में था. अब ये जो माउंट सिनाबंग है, ये माउंट सिनाबंग ये इट इज़ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिम ऑफ फायर. तो पैसिफिक रिम ऑफ फायर, ये देखिए ये पूरा का पूरा एरिया पैसिफिक रिम ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ओ कन्वर्जेंस या के कारण, या फिर OC कन्वर्जेंस भी कहीं कहीं पे है, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, या कहीं पे ओ कन्वर्जेंस भी है. उस कारण से कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस बने हुए हैं. कहीं पे आर्कीपेलागोस बने हुए हैं, सीरीज ऑफ आइलैंड्स, वोल्केनिक आइलैंड जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया. कहीं कहीं पे जापान भी एग्जांपल है वोल्केनिक आइलैंड्स का. कहीं कहीं पे OC कन्वर्जेंस के कारण ये एंडीज और रॉकीज वोल्केनिक माउंटेन्स बने हुए हैं. लेकिन ये पूरा का पूरा जो रिम है इसको कहा जाता है पैसिफिक रिम ऑफ फायर अलोंग पैसिफिक ओशन, जहाँ पे लगातार वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन द अर्थ प्लेट टेक्टोनिक इंटरैक्शन. इस कारण से दुनिया के 90% जो वोल्केनोज़ हैं या अर्थक्वेक हैं वो इसी एरिया में होते हैं. 75% वोल्केनोज़ इनफैक्ट और 90% अर्थक्वेक इसी एरिया में. इस पूरे एरियाज़ में लगभग 450 से भी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज़ हैं. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो माउंट सिनाबंग है इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पैसिफिक रिम ऑफ फायर. उसके अलावा जो बातें आपको ध्यान रखनी है, देखिए PT पॉइंट ऑफ व्यू से माउंट सिनाबंग है कहाँ पे, नॉर्थ सुमात्रा में है, विच इज़ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया. इट इज़ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात की जाए तो 400-450 से भी ज़्यादा एक्टिव एंड डॉर्मेंट वोल्केनोज है. दुनिया के 75% अर्थ के वोल्केनोज यहीं पे हैं, 90% अर्थक्वेक यहीं पे होता है. उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जैसे कि माउंट फूजी which is Japan's tallest mountain and also a volcano is also part of this Pacific Rim of Fire. उसके अलावा Mount Krakatoa and Mount Tambora of Indonesia is also part of Pacific Rim of Fire. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 283 एकेडमिक बैंक क्रेडिट. तो देखिए
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो पिछले साल लाया गया था इसी टाइम में 30 से 31 जुलाई को लाया गया था, उसकी 1 साल पूरा हुआ है आज ही के दिन। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है एकेडमिक बैंक क्रेडिट। इसमें कैसा है कि एक स्टूडेंट 3 या 4 अलग अलग कॉलेजेज में एक साथ एडमिशन ले सकता है। इस कॉलेज से कोई एक कोर्स कर लेगा, दूसरे कॉलेज से कोई दूसरा कोर्स कर लेगा, तीसरे से कोई तीसरा कोर्स कर लेगा, और जब जब वो कोर्स करता जाएगा वो अपने एकेडमिक बैंक में उसको डालता जाएगा। तो एकेडमिक बैंक एक तरह का डिजिटल रिपोजिटरी है, डिजिटल रिपोजिटरी जहाँ पे आप कोर्स करते जाइए और क्रेडिट को वहाँ पे जमा करते रहिए। जैसे कैसे कॉलेज में आप अलग अलग कोर्स के अलग अलग क्रेडिट इकट्ठा करते हैं और जब सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको डिग्री मिलती है। तो पहले कैसा था कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर एक पर्टिकुलर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना होता था और उसके अंदर जो भी क्रेडिट्स हैं सब आपको बस वही अवेलेबल होते थे। लेकिन अब कैसा है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एकेडमिक बैंक क्रेडिट, एक डिजिटल रिपोजिटरी होगी। आपको जिस कॉलेज से लेना है उस कॉलेज से आप वो एक क्रेडिट ले लीजिए, दूसरे से दूसरा क्रेडिट ले लीजिए और तमाम क्रेडिट मिला करके फिर आपकी डिग्री बन जाएगी। जब एक डिग्री के लिए जो भी क्रेडिट्स चाहिए वो आप कंप्लीट कर लेंगे अलग अलग कॉलेजेस से, तो फिर आपको वो डिग्री मिल जाएगी। तो कॉलेज ए से लेकर के एकेडमिक बैंक में डाल दीजिए, कॉलेज बी से लेकर के एकेडमिक बैंक में डाल दीजिए, कॉलेज सी से लेकर के एकेडमिक बैंक में डाल दीजिए और बाद में आपको जब सारे डिग्री के लिए जो भी क्रेडिट चाहिए वो आपने ले लिए तो उसके बदले में आपको डिग्री मिल जाएगी। एकेडमिक बैंक क्रेडिट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान रखनी है, इट्स अ वर्चुअल रिपोजिटरी बैंक ऑफ कोर्सेज। इसमें आप क्रेडिट इकट्ठा करते रहें, उसमें जमा करते रहें, लेकिन क्रेडिट 7 साल तक ही वैलिड है। ये नहीं कि आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आज एक कोर्स किया फिर 10 साल बैठे रहे, 10 साल बाद जा कर के दूसरा कोर्स किया फिर 10 साल बैठे रहे। ऐसे 40 साल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसे नहीं होगी। 7 साल के अंदर आपको सारे के सारे क्रेडिट्स लेकर के कोर्स ले लेने ना, तो क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने मिल करके। ये सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए अवेलेबल है, स्कूल एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ बीन ब्रॉट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें कैसा, इससे फ़ायदे क्या होंगे, एवरीवन कैन लर्न एट देयर ओन पेस। अब कोई ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग आप 4 साल में ही करें, 5 साल में भी कर सकते हैं। 1 साल की आपने क्रेडिट लेकर के जमा कर दिए, 1 साल आराम कर लिया, बाद में फिर किया। यू कैन चूज डिफरेंट कॉलेजेस अमंग्स द पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस। तो ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेजेस अभी इसके अंदर अवेलेबल हैं। जो कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं की अभी डिग्रीज लेकर के आप एकेडमिक बैंक क्रेडिट में जमा कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 284 इज अबाउट स्वालबार्ड ट्रीटी। तो देखिए स्वालबार्ड एक छोटा सा जगह है, नॉर्वे को बिलोंग करता है। ये देखिए स्वालबार्ड, इट इज़ पार्ट ऑफ आर्कटिक रीजन। स्वालबार्ड एक जगह है, इट बिलोंग्स टू नॉर्वे। यहाँ पे कहीं पे नॉर्वे वैसे देश ये है, लेकिन स्वालबार्ड एक छोटा सा आइलैंड है। इट बिलोंग्स टू नॉर्वे। दिस आइलैंड स्वालबार्ड बिलोंग्स टू नॉर्वे कंट्री। नॉर्वे कंट्री इज हियर। और स्वालबार्ड की खासियत है कि यहाँ पे एक सीड बैंक भी है। तो दुनिया के जो भी इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, उनके सीड यहाँ ला करके इकट्ठा कर दिया गया है कि मान लीजिए कि दुनिया में कभी तबाही भी मच जाए तो ये सीड से वापस से उन क्रॉप्स को उगाया जा सके। अभी स्वालबार्ड में हमारा इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन भी है, हिमाद्री। उसके अलावा स्वालबार्ड के नाम पे एक ट्रीटी भी है, स्वालबार्ड ट्रीटी, जिसमें हमने अग्री किया है कि हम आर्कटिक रीजन को मिलिटराइज नहीं करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन और ये सब कोई भी वेपन वगैरह नहीं लगाएंगे। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ स्वालबार्ड ट्रीटी एंड इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ स्वालबार्ड ट्रीटी। तो स्वालबार्ड ट्रीटी 1920 में हमने लाया। नॉट टू मिलिटराइज आर्कटिक रीजन, इंडिया इज ए मेंबर। स्वालबार्ड में वर्ल्ड सीड बैंक भी है। हिमाद्री जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है इन द आर्कटिक रीजन, दैट इज ऑल्सो इन स्वालबार्ड। 2 नाम और याद रखो, मैत्री एंड भारती। इट इज़ इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, जबकि हिमाद्री इज इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन आर्कटिक। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 285 ब्लैक फंगस। बहुत इंपॉर्टेंट था इस साल, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इनफैक्ट इस साल काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो ब्लैक फंगस एक तरह का इन्फेक्शन है, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को हम लोग म्यूको माइकोसेटिस भी कहते हैं, म्यूकोर माइसेटिस। तो ये ब्लैक फंगस जो होता है जनरली सॉइल में या आसपास में वाटर वगैरह में रहता है। इन जनरल हमारी बॉडी इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप की हुई होती है और हमें इससे कुछ होता नहीं है। तो ब्लैक फंगस हमारे आसपास में बहुत है, लेकिन हम नॉर्मली इससे इम्पैक्टेड होते नहीं है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ब्लैक फंगस में मोर्टिलिटी रेट 50% से भी ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है ब्लैक फंगस में। कई सारे इसके सिम्टम्स हैं, जैसे रेड आई होना, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, फेशियल पेन, स्वेलिंग, नम्बनेस, ये सब ब्लैक फंगस के
निशानी है। ब्लैक फंगस पहले कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था, इंडिया में केसेस थे इसके पहले भी, लेकिन हाल फिलहाल में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के केसेस बहुत बढ़ गए। उसके पीछे दो मेन कारण था। जो लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा था, ऑक्सीजन सप्लाई में कैसा है कि नीचे इस तरह का वाटर होता है जो ऑक्सीजन को थोड़ा सा हाइड्रेट करता रहता है, कि ताकि हमारे लंग्स में जाए जब ऑक्सीजन तो हमारे लंग्स को थोड़ा सा ओपन करे, तो थोड़ा सा वेपोराइजर रहता है। अब ये वाटर गंदा इस्तेमाल किया गया कई सारे केसेस में, और गंदा वाटर इस्तेमाल करने के कारण कई सारे लोगों को, जो कोरोना पेशेंट थे जिनको ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा था, उनको बाद में ब्लैक फंगस के भी इन्फेक्शन होने लगे। और दूसरा कारण था ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन बढ़ने का, वो था जो लोगों को कोरोना हो रहा था उन लोगों ने फिर स्टेरॉइड्स लिए दवाई के फॉर्म में, क्योंकि स्टेरॉइड्स दिया जाता है इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। कोरोना में सबसे खतरनाक होता है हाइपर इम्यूनिटी, कि भाई थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, कुछ लोगों के अंदर लंग्स वगैरह एकदम सूज जाता है, खूब सारा जुकाम आने लगता है, खूब बुखार हो जाता है, जिस कारण से डेथ हो जाती है। तो हाइपर इम्यूनिटी इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। कोरोना के केस में हाइपर इम्यूनिटी के कारण लोगों की डेथ हो रही थी, तो स्टेरॉइड्स टैबलेट्स दिए जा रहे थे ताकि उनकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाए। जब इम्यूनिटी को सप्रेस किया जा रहा था थ्रू स्टेरॉइड्स, तो फिर होता क्या है कि ये जो म्यूकोमाइकोसिस होता है ब्लैक फंगस, वो लोगों के बॉडी को इम्पैक्ट कर दे रहा था आफ्टर सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी। तो इस कारण से ब्लैक फंगस के केसेस कोरोना के सेकेंड वेव में बहुत बढ़ गए थे। एक तो ऑक्सीजन के अंदर जो वाटर था उसमें गंदगी थी, ऑक्सीजन वेपोराइजर वाला वाटर था उसमें गंदगी थी, या तो फिर स्टेरॉइड जो लिए गए थे इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉइड्स, उसके कारण इम्यूनिटी सप्रेस हो गई थी, जिस कारण से लोगों के अंदर ये फिर इन्फेक्शन बढ़ रहा था। ब्लैक फंगस के खिलाफ एक दवाई है, एंटी फंगल दवाई, जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। तो ये नाम याद रखना, हो सकता है पीटी में पूछ ले। ब्लैक फंगस के अलावा दो फंगस और न्यूज़ में आए, वाइट फंगस एंड येलो फंगस। वाइट फंगस कैसा है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन में होता है, जैसे टंग वगैरह पे हो सकता है या प्राइवेट पार्ट में हो सकता है। वाइट फंगस ज़्यादा खतरनाक है वो ब्लैक फंगस के तुलना में। वाइट फंगस को एस्पेरिलोजिसिस भी कहते हैं, एस्पेरिलजिलोसिस भी कहते हैं। ठीक है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन नाम रट लेना आप लोग। ठीक है जी, वाइट फंगस इंटरनल बॉडी में होता है, ज़्यादा खतरनाक, इट इज़ मोर डेडली। इट ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू लो इम्यूनिटी जस्ट लाइक ब्लैक फंगस। तीसरा होता है येलो फंगस। येलो फंगस ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, ये बॉडी के एक्सटर्नल किसी इंटरनल पार्ट से शुरू होगा, लेकिन इस तरह से पस इकट्ठा हो जाता है बस, और ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन। तो ब्लैक फंगस बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, वाइट फंगस बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, येलो फंगस बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन। तो बातें जो याद रखनी है, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस फंगस इन्फेक्शन है, मोर्टेलिटी रेट इज़ हाई। रीजन फॉर ब्रेकआउट हाल फिलहाल में क्यों हुआ था, अनहाइजीनिक एंड डर्टी वाटर इन डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेसिव यूज ऑफ एस्टेरॉइड, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, and amphotericin B is an antifungal drug that was used for black fungus. इसके अलावा white fungus deadlier than black fungus, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से शुरू होता है। येलो फंगस लीस्ट डेडली, कॉजेज पस, लाइक दिस। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 286, हिमंता बिस्वा शर्मा साहब बिकेम 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। तो अभी तक आसाम में किन किन का रूल रहा है, कौन कौन चीफ मिनिस्टर रहे हैं या प्रेसिडेंट रूल रहा है, वहाँ पे मैंने दे रखा है। तो एक बार इसको देख करके जाना। कुछ बातें जो आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो जो सबसे सिंपल है, हिमंता बिस्वा शर्मा साहब बिकेम 15th चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसके पहले 14 और चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं। हमारे स्टेट आसाम में 4 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल आप देखो लगा था यहाँ पे, ये 1979 to 80। फिर दूसरा प्रेसिडेंट रूल 81 में, फिर तीसरा प्रेसिडेंट रूल 82 में, और फिर एक प्रेसिडेंट रूल लगा 1990 में। 1990 के बाद से प्रेसिडेंट रूल हमारे यहाँ लगा नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा साहब 15th CM। 2 लोग ऐसे हैं, प्रफुल्ल कुमार महंता एंड हितेश्वर सैकिया, दे हैव बिकम चीफ मिनिस्टर ट्वाइस। तो ये 2 बार बन चुके हैं। देखिए प्रफुल्ल कुमार महंता यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, हितेश्वर सैकिया यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। एक और बातें आपको याद रखनी है, अनवरा तैमूर जी, सी इज़ द ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। इनके अलावा और कोई फीमेल चीफ मिनिस्टर नहीं हुई, एंड सी इज़ द ओनली मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। तो ये बातें याद रखनी है। अनवरा तैमूर वॉज चीफ मिनिस्टर फॉर अबाउट 6 months फ्रॉम 80 to December 1980 to June 1981। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 287, अल अक्सा राइट्स। तो देखो जेरूसलम सिटी जो है वो इज़राइल और वेस्ट बैंक
के बीच में जो जेरूसलम सिटी है उसकी मैपिंग मैं करा चुका हूँ। जेरूसलम सिटी में दो इम्पॉर्टेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। जो एक स्ट्रक्चर है अल अक्सा मॉस्क, जो बहुत होली प्लेस माना जाता है फॉर मुस्लिम पीपल, फॉर पैलेस्टीनियन पीपल, अल अक्सा मॉस्क, और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी थर्ड होलीएस्ट साइट आफ्टर मक्का एंड मदीना फॉर मुस्लिम पीपल। और फिर वहीं पे है टेम्पल माउंट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी होली फॉर ज्यूइश पीपल। और दोनों बिल्कुल आसपास होने के कारण इन लोगों में लड़ाई होते रहती है। देखो यहाँ पे है जेरूसलम और यहाँ पे दोनों बिल्कुल आसपास में होने के कारण इनमें लड़ाई होती रहती है। इनफैक्ट जो टेम्पल माउंट है जूस लोगों का, उसको ये पैलेस्टीनियन लोग अपना रिलीजियस प्लेस हरम ए शरीफ मानते हैं। तो दोनों लड़ते रहते हैं कि ये प्लेस मेरा है, ये मेरा है। ठीक वही आप समझ लो अयोध्या और बाबरी मस्जिद वाला लड़ाई जैसा है कुछ। तो आप समझो जेरूसलम में ये दो लोकेशन है। एक तरफ देखो आप ये अल अक्सा मॉस्क हो गया और पीछे में यहाँ पे आप देख लो कि ये टेम्पल माउंट हो गया। और टेम्पल माउंट को ही ये लोग अपना हरम ए शरीफ भी कहते हैं। तो इस कारण से लड़ाई होती रहती है। अब इतना आपको डिटेल में नहीं समझना, आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें याद रखनी है। अल अक्सा मॉस्क, इट इज़ इन जेरूसलम, थर्ड होलीएस्ट साइट आफ्टर मक्का एंड मदीना फॉर मुस्लिम। टेम्पल माउंट, it is holy site for Jewish, both are in Jerusalem. Temple Mount for Jews are also known as Haram Sharif by Muslims. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 288, ओसिरिस रेक्स मिशन। ये ओसिरिस रेक्स मिशन जो है ये नासा ने भेजा था। नासा ने भेजा 2016 में। इसका काम क्या था कि एक एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड बेनू, उसके ऊपर जाए और वहाँ से रॉक सैंपल कलेक्ट करके ले आए हमारे अर्थ के ऊपर। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि भेजा तो गया था 2018 में, ये बेनू पे पहुँच गया, भेजा गया था 2016 में, ये बेनू पे पहुँच गया 2018 में। 2020 के अक्टूबर में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अब वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके ओसिरिस रेक्स मिशन चल चुका है हमारे अर्थ के लिए और 2023 तक ये हमारे अर्थ पे आ जाएगा। एस्टेरॉयड बेनू को हम लोग इसलिए क्लोजली स्टडी कर रहे हैं क्योंकि एस्टेरॉयड बेनू हमारे अर्थ से बहुत पास में घूम रहा है। एस्टेरॉयड बेनू, ये देखो ग्रीन जो इसका पाथ है, हमारे अर्थ के बहुत पास में घूम रहा है, इसीलिए इसको बोला गया पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड, क्योंकि कभी भी हमारे अर्थ से टकरा सकता है। एस्टेरॉयड बेनू पोटेंशियली हजार्डस। एस्टेरॉयड बेनू को स्टडी करने वाला कौन सा मिशन है? ओसिरिस रेक्स मिशन बाय नासा। इसी तरह का मिशन चला रहा है जापान का स्पेस एजेंसी जाक्सा, हायाबुसा 1 एंड हायाबुसा 2। हायाबुसा 1 एस्टेरॉयड इटोकुआ को स्टडी कर रहा था, हायाबुसा 2 एस्टेरॉयड रुयुगु को स्टडी कर रहा था। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एस्टेरॉयड बेनू एंड ओसिरिस मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 289, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन पोखरण टेस्ट हुआ था 1998 में। हमने ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट किया था, जिसके बाद इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और इस दिन के बाद जब हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए, ऑपरेशन शक्ति को सक्सेसफुल तरीके से हमने कर दिया, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नाम दिया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। उसका एक और नाम याद रखो, एक और डे याद रखो, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश के महान साइंटिस्ट सीवी रमन साहब ने 1928 में 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट फिजिक्स में ढूंढ निकाला था। आपको पता होगा स्पेक्ट्रोमेट्री में रमन इफेक्ट, कुछ नहीं तो याद कर लो, सीवी रमन जी ने 1928 में रमन इफेक्ट ढूंढ निकाला था, जिस कारण से उनको 2 साल बाद 1930 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स भी मिला। तो चूंकि इसी दिन उन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, इसलिए 28 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल साइंस डे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 290, अबाउट न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो एक ऐसी ट्रीटी है जो 1968 में लाई गई। इस ट्रीटी के हिसाब से दुनिया के जो P5 कंट्रीज़ हैं, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिला हुआ है, ओनली दीज 5 कंट्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल न्यूक्लियर वेपन होल्डिंग स्टेट। बाकी सारी कंट्रीज़ को न्यूक्लियर वेपन होल्ड करने का अधिकार नहीं है। ओनली P5 कंट्रीज आर अलाउड टू होल्ड न्यूक्लियर वेपन अकॉर्डिंग टू दिस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो कई सारे ऐसे देश हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था, बाद में इसने विड्रॉ कर लिया। बाकी इन तीनों ने साइन नहीं किया है क्योंकि इन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन खुद बना रखा है। सिंस दे हैव मेड देयर ओन न्यूक्लियर वेपन
एंड दैट इज़ वाई दे हैव नॉट साइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बिकॉज दिस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी सेज कि अगर आप इसको साइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मान रहे हैं कि सिर्फ P5 कंट्रीज ही न्यूक्लियर वेपन बना सकती हैं और रख सकती हैं और कोई नहीं बना सकता। तो इन देशों ने अपना बनाया और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का आज हिस्सा नहीं है। साउथ सूडान इकलौता ऐसा देश है जिसने ना अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया है और ना ही उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ओनली P5 countries are allowed to have nuclear weapons. India is not a signatory. South Sudan has neither built nor be part of NPT. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 291, होमेन बोरगोहाई साहब के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी इस साल डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। 88 ईयर्स के थे, इनकी डेथ हुई है। होमेन बोरगोहाई साहब के बारे में यहाँ पे उन्हें डिटेल में कुछ बातें दे रखी हैं, जैसे कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स होमेन बोरगोहाई साहब ने लिखे हैं। तो ये सब कुछ रट लेना। देखो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको प्रोनाउंस कर पाना, बट इसको एक बार रट लेना। होमेन बोरगोहाई साहब से रिलेटेड कुछ भी सवाल आ जाएगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं होमेन बोरगोहाई साहब के बारे में, साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है उनको फॉर असमीज लैंग्वेज फॉर हिज नोवेल पिता पुत्र इन 1978। एडिटर इन चीफ रहे जब तक उनकी डेथ हुई, तब तक वो एडिटर इन चीफ थे नियोमिया बर्थ का। उसके अलावा ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा फ्रॉम 2001 to 2। उसके अलावा वो ACS भी रह चुके हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं वो ACS भी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने अपने आप को लिटरेचर फील्ड में डिवोट कर दिया। ठीक है जी, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 292, इजराइल आयरन डोम। तो आपको तो याद ही आ गया होगा कि कैसे पैलेस्तीन ने कितने सारे 500,000 रॉकेट चलाए थे इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल ने सबके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। तो इजराइल का आयरन डोम इस साल काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है जी, तो हो सकता है कि एक तो सवाल आपसे इससे सीधा सीधा पूछ ले कि आयरन डोम सिस्टम इस साल जो न्यूज़ में था वो किस कंट्री को बिलोंग करता है। एक तो इस तरह का सीधा सवाल होगा, APSC में इसी तरह के सवाल हम उम्मीद कर रहे हैं अगर करंट अफेयर्स का आया तो भी। आयरन डोम किसका था? पैलेस्तीन से चले रॉकेट, इजराइल ने अपने आप को आयरन डोम से बचा लिया। आई होप आपको सारा वीडियो याद आ रहा होगा, मैंने वीडियो भी दिखाया था कैसे सारे रॉकेट्स को से प्रोटेक्ट कर रहा है इजराइल का आयरन डोम उसको। उसके साथ साथ मैंने इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम भी कराया था कि भाई इजराइल ने तो इतना बढ़िया एयर डिफेंस बना रखा आयरन डोम, हमारे पास किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो हमारे पास लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन डिफेंस सिस्टम भी है जो दूर से ही किसी आने वाले मिसाइल को उड़ा सकता है, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट एयर इंटरसेप्शन डिफेंस हम लेकर के आ रहे हैं, अभी तक लाया नहीं है लेकिन लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल, रसिया से ला रहे हैं, जो सबसे वर्सेटाइल है। शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन हम आकाश एयर डिफेंस है, आकाश तो मैंने 1-2 दिन पहले कराया भी था। स्पाइडर है, इजराइल से लेकर के आए हम लोग। S-125 पचोरा है जो USSR से लेकर के आए थे, सब शॉर्ट रेंज में है। बराक 8 जो इंडिया की एजेंसी DRDO और इजराइल की एजेंसी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिल करके बनाई, ये भी शॉर्ट रेंज है। उसके अलावा क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM डेवलप्ड बाय DRDO इन एसोसिएशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 293, छोटा सा टॉपिक है कि इजराइल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं। तो कुछ तो बातें हमने यहीं देख ली, जैसे स्पाइडर इजराइल से आया है, बराक 8 हम इजराइल की मदद से बना रहे हैं। तो बराक 8 स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। उसके अलावा फाल्कन एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, तो कोई भी फाइटर जेट पे इस तरीके का फाल्कन एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है जो हमें दूर से ही बता सकता है, एक तरह का रडार है जो दूर से ही एनिमी के बारे में बता सकता है कि भाई ये एनिमी यहाँ पे है, इसको टारगेट करो, हिट करो। तो ये होता है फाल्कन एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जो हम इजराइल से लेकर के आए। उसके अलावा कुछ ड्रोन से लेकर के आए जैसे हेरॉन, सर्चर, हरूप। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 294, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल कॉरिडोर्स। देखो काफ़ी सरल सा टॉपिक है, इतना तो आप जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के एक एक साइड में थोड़ा सा काजीरंगा का पार्ट है। ठीक है, इस साइड में काजीरंगा का पार्ट है नगांव एरिया में, और दूसरे साइड में फिर कार्बी एंगलोंग वाला पार्ट है जो नगांव, जो आप समझो काजीरंगा नेशनल पार्क का हिस्सा है। बीच में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और बीच में ये हाईवे भी है। तो बहुत बार जब इस एरिया में बाढ़ आ जाती है तो जानवर जो हैं एलिफेंट्स वगैरह, राइनोस वगैरह, वो हाईवे को पार करके और फिर एनिमल कॉरिडोर्स की मदद से, एनिमल कॉरिडोर्स हैं कुछ जानवरों के चलने के लिए, उन कॉरिडोर्स की मदद से काजीरंगा नेशनल पार्क से होते हुए ये कार्बी एंगलोंग हिल्स तक आ जाते हैं, इसी साइड में। हाउ कैन दे क्रॉस ब्रह्मपुत्र? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क
और फिर ये एनिमल कॉरिडोर्स की मदद से जब यहाँ पे फ्लड आ जाता है इस एरिया में, तो फिर ये कार्बी हिल्स पे चढ़ जाते हैं फ्लड के टाइम में। वापस से जब फ्लड रिसीड कर जाता है तो ये कार्बी हिल से उतर करके काजीरंगा नेशनल पार्क में चले जाते हैं। अब तो इतना तो आप समझ गए कि एनिमल कॉरिडोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। क्योंकि एनिमल कॉरिडोर्स नहीं होंगे तो जब फ्लड आएगा तो एनिमल्स कैसे जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क से कार्बी हिल्स की तरफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल कॉरिडोर्स के नाम हैं। 9 आइडेंटिफाइड एनिमल कॉरिडोर्स हैं फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क। वो हैं आमगुरी, बागोरी, चिरांग, देवसर, हरमती, हाथी डंडी एंड कंचनजूरी। दे आर इन नगांव डिस्ट्रिक्ट, जबकि हल्दीबारी एंड पनबारी आर इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट एनिमल कॉरिडोर्स। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो कंचनजूरी वाला एनिमल कॉरिडोर है ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था ऑफ नगांव डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक आरटीआई फाइल की गई जिसमें बताया गया कि सर यहाँ पे लोग अपना रिजॉर्ट वगैरह बना रहे हैं जिस कारण से ये कंचनजूरी एनिमल कॉरिडोर डिस्ट्रॉय हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा कि भाई यहाँ के फॉरेस्ट वार्डन से कि बताओ कि क्या सच में इस तरह की बात है। तो इस कारण से कंचनजूरी जो एनिमल कॉरिडोर है वो काफ़ी न्यूज़ में था। तो हो सकता है कि आपसे कंचनजूरी एनिमल कॉरिडोर के बारे में पूछ ले। बाकी सब भी ठीक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कंचनजूरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ मैंने दे रखी हैं। इससे लोकेटेड इन गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट। ये आपको मृदुल सर ने बताया होगा कि कुछ कुछ जो ये असम के गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सोनितपुर भी लिखा है, बट दैट इज़ नॉट राइट। बट कुछ कुछ आसाम गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट भी लिखा हुआ है फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क। इट वॉज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन 1974, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985, टाइगर रिजर्व इन 2007. इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया. काजीरंगा नेशनल पार्क हैज़ मोर देन 2/3 ऑफ इंडियन राइनोज, 57% ऑफ वाइल्ड वाटर बुफेलोज ऑफ द वर्ल्ड. याद रखना सबसे ज़्यादा दुनिया के वाइल्ड वाटर बुफेलोज हैं यहाँ पे. वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एशियन एलिफेंट्स. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सेकंड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी रीजन आफ्टर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. पहले फर्स्ट माना जाता था लेकिन अब सेकंड पे माना जाता है एज फार एज टाइगर डेंसिटी इज कंसर्न. एक इंपॉर्टेंट एनिमल कॉरिडोर कंचनजूरी एनिमल कॉरिडोर याद रखना विच इज इन नगांव डिस्ट्रिक्ट. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 295. 18 एलिफेंट्स वेर फाउंड डेड बाय लाइटनिंग इन नगांव. तो बिजली गिरने से 18 एलिफेंट्स मारे गए थे. इस कारण से काफ़ी न्यूज़ में थे एलिफेंट्स. एलिफेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें. दे आर हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया. and that is why they should be conserved. उनका IUCN स्टेटस में they are categorized as endangered. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन, और साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन. जो सबसे इंपॉर्टेंट है हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 296. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को क्यों लाया गया? ताकि लोग जो फिजिकल गोल्ड है उसको कम खरीदें और भारत सरकार के बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करें. इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक ग्राम गोल्ड के बराबर का, उसके 1 ग्राम गोल्ड के वैल्यू के बराबर का एक बॉन्ड निकाल दिया जाए. तो इससे होगा क्या कि जो इंसान ये बॉन्ड पेपर खरीदेगा उसको वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर का पैसा देगा, और बाद में जब सोने का दाम बढ़ेगा तो इस बॉन्ड का वैल्यू भी बढ़ जाएगा. तो जब रिडीम करेगा तो उस टाइम के सोने के 1 ग्राम सोने के भाव में वो उसको रिडीम करेगा. तो उससे इस आदमी को मतलब दिस पेपर विल एक्ट लाइक गोल्ड ओनली, बट फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना होगा. बट इस पेपर से उसको जितना गोल्ड में दाम बढ़ेगा उससे हिसाब से इसके लिए इस पेपर से यानी कि इस गोल्ड बॉन्ड से उसको उतना रिटर्न बढ़ता जाएगा. मान लीजिए कि 1 ग्राम सोना आज 30,000 रुपये का है, तो आपने ये बॉन्ड पेपर खरीदा 30,000 रुपये का. बाद में जब आप 1 साल बाद ये 40,000 का हो गया तो ये बॉन्ड पेपर पर भी आपको 40,000 मिल जाएगा. प्लस इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलता है. ठीक है, 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है. लेकिन इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 8 साल की. 8 साल से पहले आप इसको रिडीम नहीं कर सकते. भारत सरकार ने ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम जानबूझ करके निकाला ताकि लोगों की फिजिकल गोल्ड खरीदना कम करें. इससे लोगों की ओवरऑल डिपेंडेंस गोल्ड पे कम हो और भारत सरकार की फंडिंग को फ़ायदा मिले. मतलब भारत सरकार ज़्यादा पैसे ले पाए, लोगों से फंड मोबिलाइज हो पाए रादर देन पुटिंग इन गोल्ड. लेकिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कैसा है कि इसमें अगर आपको जो भी फ़ायदा होता है उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन आपको इनकम टैक्स ज़रूर देना होगा. और एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम की वैल्यू होती है अबाउट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. इसको कौन कौन बेच सकता है? तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स बेच सकते हैं एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक गोल्ड बॉन्ड नहीं बेच सकते हैं. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेच सकता है. कुछ डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज बेच सकते हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड बेच सकता है. और कौन खरीद सकते हैं? इन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया,
Hindu undivided families, trust, university, charitable institutions, they can buy gold bonds. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 297, इंटरनेशनल नर्सेज डे. तो हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है क्योंकि इट इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल. फ्लोरेंस नाइटिंगेल शी इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नर्स और इन्होंने बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया था ड्यूरिंग क्रीमियम वॉर. क्रीमियम वॉर लड़े गए थे 1853 से 1856 के बीच में बिटवीन रसिया ऑन वन साइड एंड ब्रिटिश, फ्रेंच एंड ऑटोमन सोल्जर्स ऑन वन साइड. और उस टाइम में इन्होंने ब्रिटिश फ्रेंच सोल्जर्स की बहुत मदद की थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने, और एज ए नर्स इनका बड़ा नाम हुआ था. इसी कारण से फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल याद रखना, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है. इस साल का थीम था अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर. अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर. सी इज ऑल्सो नोन एज लेडी विथ अ लैम्प. तो बातें जो ध्यान रखनी है, 12 मई इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज मनाता है इसको इंटरनेशनल नर्सेज डे की तरह. थीम अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर. फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के नाम के बाद बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल. शी इज ऑल्सो नोन एज लेडी विथ अ लैम्प. क्रीमियम वॉर के टाइम में 1853 से 1856 में लड़ा गया, तो उस टाइम में सी गेव एन इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन. क्रीमियम वॉर वॉज फॉट बिटवीन रसिया, फ्रेंच एंड ब्रिटिश ऑन वन साइड एंड टर्की ऑन द अदर साइड. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को इस वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, देन आगे बढ़ें. टॉपिक नंबर 298 इज अबाउट रेमिटेंस फ्लो इन इंडिया. तो देखिए, रेमिटेंस तो आई होप आप समझते ही हैं कि जो भी इंडिया से बाहर जो लोग जाते हैं, एक्सपर्ट्स उनको कहा जाता है, इंडियन एक्सपर्ट्स जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं और वहाँ से जो भी डॉलर या जो भी फॉरेन करेंसी कमा करके अपने देश में वापस भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस. तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कमाया. एज ए कंट्री वी अर्न हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस लास्ट ईयर 2020 में. सो इंडिया इज हाईएस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंस. वी अर्न $83 बिलियन एज ए रेमिटेंस लास्ट ईयर. सेकंड नंबर पे चाइना. और कौन कौन से देशों से रेमिटेंस आया है हमें? तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया है यूएई से, फिर सऊदी अरबिया से और फिर स्विट्जरलैंड से. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 299, अरुंधति स्वर्ण योजना. तो अरुंधति स्वर्ण योजना में कैसा है कि आसाम सरकार जो भी हमारे यहाँ के न्यूली वेड कपल हैं, इनको 1 तोला सोना देती है. 1 तोला सोना यानी कि 10 ग्राम सोना या फिर उसके बराबर का वैल्यू 30,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा करा देती है. लेकिन ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है. उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जो अपने शादी को रजिस्टर कराते हैं पहले तो सरकार के पास, और इनकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है. इस वैसे लोगों को, वैसे न्यूली वेड कपल को फिर 1 तोला सोना या उसके बराबर का 30,000 रुपये मिलता है. स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 2020 को बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम. स्कीम का नाम है आसाम अरुंधति स्वर्ण योजना. नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जो उसको इंप्लीमेंट करता है रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, न्यूली वेड ऑफ आसाम को मिलता है. ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ रजिस्टर मैरिजेज. क्राइटेरिया क्या है? एनुअल इनकम शुड बी बिलो 5 लाख रुपये. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 300, साइक्लोन ताउते. साइक्लोन ताउते हमारे देश के, इसने वेस्टर्न कोस्ट को, गुजरात कोस्ट को हिट किया था इस साल मई महीने में. इस साल ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि देखो, नॉर्मली जो वेस्टर्न कोस्ट को हिट करने वाले साइक्लोन्स होते हैं वो कम इंटेंसिटी के होते हैं, लेकिन साइक्लोन ताउते हाइयर इंटेंसिटी का था. अलग अलग तरह के साइक्लोन होते हैं. जो लो इंटेंसिटी वाला तो उसके कहते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, फिर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, सुपर साइक्लोन्स. तो ये जो साइक्लोन ताउते था दैट वाज एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड इट हिट गुजरात कोस्ट. इनफैक्ट पिछले 23 सालों में ये बस दूसरा एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था जिसने गुजरात कोस्ट को हिट किया. तो साइक्लोन ताउते, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते, इट वाज द ओनली सेकंड एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन कैटेगरी टू हिट गुजरात कोस्ट इन लास्ट 23 ईयर्स. चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. आज के लिए बस इतना ही. कल हम इससे आगे बढ़ेंगे. माइंडेड, कल यानी कि संडे को भी हम कुछ टॉपिक्स लेंगे. वी विल हैव सेशन टुमारो. थैंक यू एवरीवन.